ताबूत। ताबूत का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें लाशों को सुलाकर उसे दफनाया जाता है। हाँ, आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शमीर अपनी पत्नी रश्मि के साथ रहता है, परंतु इन दोनों के बीच में रिश्ते मजबूत नहीं थे, क्योंकि शमीर अक्सर अपने ऑफिस में जाकर अपनी कलीग समीरा के साथ अफेयर करता रहता था। इसमें इसका साथ दे रहा था शमीर का दोस्त प्रशांत। शमीर अक्सर रात में देर से लौट कर आता था तथा शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी रश्मि से पर लड़ाई और झगड़ा करने लगता था। पता नहीं उसे अपनी पत्नी रश्मि इतना खराब क्यों लगती थी। प्रशांत को भी उसके साथ आता था और समीर का पूरा साथ देता था। समीर अपने घर में प्रशांत को लेकर आता था और दोनों बालकनी पर बैठकर खूब शराब के नशे में आपस में बातें करते थे। यह बात रश्मि को खटकती थी और बहुत खराब लगती थी, लेकिन रश्मि इस डर से समीर को कुछ नहीं कहती थी कि क्योंकि शमीर अक्सर उसे मारने और पीटने लग जाता था। दरअसल रश्मि एक सीधी सादी घरेलू काम करने वाली पवित्रता स्त्री थी। समीर को रश्मि के अंदर पाए जाने वाले इन्हीं गुणों के वजह से रश्मि कभी इसको अच्छी नहीं लगती थी। समीर को ऐसी लड़की चाहिए थी जो मॉडर्न जमाने की हो। समीरा इन्हीं से तो एक लड़की थी। एक बार तो हद हो गई। समीर समीरा को अपने घर ले जाता और रश्मि की तरफ नहीं देखता। उसे अनदेखा करते हुए समीरा को अपने कमरे ले जाता है और समीरा के साथ खूब अय्याशी करता है। रश्मि को यह बात खटकने लगती है। इसी बीच समीरा रश्मि को चिढ़ाते हुए समीर से कहती है कि तुम रश्मि को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। रश्मि को यह बात अच्छी नहीं लगती है। समीरा के चले जाने पर रश्मि और समीर के बीच बहुत तेज झगड़ा हो जाता है। इसमें समीर को गुस्सा आ जाता है और रश्मि को धक्का दे देता है। रश्मि को धक्का बहुत ज्यादा तेज लगता है और वह कांच के मेज से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिससे मेज की कांच टूटकर उसके मुंह में घुस जाती है। तो दोस्तों, रश्मि के साथ आगे क्या होता है? समीर डर जाता है। आना अनफानन में वह अपने दोस्त प्रशांत को फोन करके बुला लेता है। रश्मि अभी मरी नहीं है, बहुत तड़प रही है और उसका पूरा बदन खून से लथपथ हो गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद रश्मि बेहोश हो जाती है। जब प्रशांत समीर के पास आता है तब यह दृश्य देखकर बहुत डर जाता है और समीर से कहता है कि इसकी यही हालत होनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि इसे पूरी तरह से मार दो और समीरा के संग शादी कर लो। समीर उसकी बातों को ना मानते हुए कहता है कि नहीं दोस्त, मैं ऐसे तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता हूं और उसको ऐसे ही दफन कर दूंगा। अब समीर एक ताबूत ले आता है और दोनों रश्मि को उठाकर ताबूत के अंदर डाल देते हैं और दोनों कार में बैठकर उस ताबूत के कार में रख लेते हैं और कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं। दोनों कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान पर आने के बाद ताबूत के नीचे उतार देते हैं। जैसे ही ताबूत नीचे उतरता है, समीर हड़बड़ाहट में ताबूत को छोड़ देता है
और उसमें से रश्मि से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही रश्मि जमीन पर गिर पड़ती है, उसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वह देखती है कि उसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लाया गया है और वह समीर से अपने प्राणों की भीख मांगती है और कहती है, समीर, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हारी जिंदगी भर दूर हो जाऊंगी। परंतु समीर गुस्से में कुछ नहीं समझता, ना ही और दूसरी ओर उसका दोस्त प्रशांत भी उसे भड़काता रहता है कि इसे मार दो। इस तरह से समीर गुस्से में रश्मि को उसी तड़पती हुई हालत में ताबूत के अंदर किले ठोककर बंद कर देता और उसे जमीन में हमेशा के लिए दफन कर देता। ताबूत के अंदर रश्मि मरी नहीं है, वह तड़पती है और आवाज लगाती है उसे कोई खोलकर बाहर निकाल ले, परंतु वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह ऐसी ही चीखती रहती है। चीखते चीखते उसके प्राण कम निकल जाते हैं। यह बात रश्मि को भी नहीं पता चलती है। इधर समीर खुश होता है कि उसकी पत्नी रश्मि के लिए उस ताबूत के अंदर दफन हो गई है और मर गई है। समीर भी घर पर रहने लगती है और दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं। इस तरह से करते हुए लगभग 1 महीना बीत जाता है। लेकिन तभी एक रात समीर के दोस्त प्रशांत को अपने घर में किसी की होने की आहट महसूस होती है। प्रशांत देखता है कि उसके कमरे में खिड़की पर कोई खड़ा है। जब वह खिड़की पर जाता है तो उसे वहां किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। इसे देखकर वह बहुत डर जाता है। बाहर निकलकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। प्रशांत इसे अपना भ्रम समझता है और अपने कमरे में चला जाता है। प्रशांत जैसे ही बेड पर सोता है, उसे अपने बगल में रश्मि के कटे हुए चेहरे पर भयानक सी झलक दिखाई देती है। उसके चेहरे पर बहुत सारा खून बह रहा होता है। प्रशांत यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह दोबारा उसी तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखता है तो वहां कोई नहीं दिखाई देता है। अचानक उसकी नजर छत पर लटकते हुए पंखे पर जाती है तो वह देखता है कि रश्मि की लाश पंखे से लटक रही हुई है और प्रशांत अपने प्राणों की भीख मांगता हुआ चिल्ला रहा है और कह रही है कि प्रशांत, मुझे बचा लो, मुझे इस ताबूत से बाहर निकल दो, मेरा दम घुट रहा है। प्रशांत यह दृश्य देखकर पसीने से लथपथ हो जाता है। उसके पूरे चेहरे पर पसीना पसीना बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने उसके मुंह पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उस पूरी रात में प्रशांत चैन की नींद नहीं सो पाया। वह डर डर कर पूरी रात बैठा रहा और उसको शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था। अगली सुबह उसने अपनी सारी कहानी समीर को बताई। समीर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और हंसी को अठास मारते हुए बोला, प्रशांत, तू पागल हो गया है, क्योंकि रश्मि को तो आज 1 महीना हो चुका है मरे हुए। उसे हम दोनों खुद ही अपने हाथों से कब्र में दफन करके आए हैं। प्रशांत कहता है, दोस्त, मेरी बात पर यकीन नहीं है, तू मेरे साथ कब्रिस्तान चल। हम वहां चलकर रश्मि की कब्र को खोदेंगे और पता करेंगे कि रश्मि जिंदा है या मर गई। समीर प्रशांत के साथ कार में बैठकर अगली रात चलने के लिए रवाना हो जाता है। कब्रिस्तान पर जाकर वे दोनों रश्मि की कब्र को खोदते हैं और उससे ताबूत को खोलकर देखते हैं और इसके अंदर रश्मि है या नहीं। आखिर क्या होगा? क्या रश्मि उस कब्र के अंदर होगी या नहीं? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।